आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यूज स्टोरीज आप सबसे पहले देख सके। इस कहानी के लेखक हैं इमरान कुरैशी। ये कहानी इलाहाबाद में रहने वाले समीर की है, जो कि उसके साथ 2015 में हुई घटना पर आधारित है। समीर भारद्वाज उस टाइम एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। उसने अपने रहने के लिए एक बड़ी सोसाइटी में फ्लैट ले रखा था। उस दिन कंपनी में काम बहुत ज्यादा था, इसलिए घर पहुंचते हुए उसे 11 बज चुके थे। वो बाइक से गेट के अंदर ही जा रहा था कि उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो गेट से निकलकर रोड की तरफ जा रही थी। समीर अगर थोड़ी देर पहले आता तो शायद उसका चेहरा देख लेता, लेकिन इस टाइम वो सिर्फ उसे पीछे से ही देख पा रहा था। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उसका चमकता गोरा बदन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसकी पतली सुराहीदार कमर और उसके लंबे बाल खुली हवा से बातें कर रहे थे। समीर ना जाने क्यों बाइक से उतरा और उसके पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो उससे सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर था, तब उसके कदम रुक गए। समीर ने भी अपने कदम रोक दिए थे और उसको थोड़ा डर भी लगा, कहीं वो लड़की उसे गलत ना समझ ले। वो बहुत धीमी रफ्तार से समीर की तरफ पलटी और समीर ने उसकी खूबसूरती को सामने से देखा। उसकी आंखें नीली थी, नाक पतली, गुलाबी होंठ और कानों में छोटे छोटे बाली थे। हल्की सी हवा चलने की वजह से उसके खुले बाल उड़ते हुए बहुत ही अच्छे लग रहे थे। एक पल को मानो वो मदहोश हो चुका था। उसको एकटक देखे जा रहा था और वो भी बिना डरे समीर से नजरें मिलाई हुई थी। क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? जी 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 नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर आप रुक क्यों गए? अपने रास्ते जाइए। सुनकर वो थोड़ा हिचकिचाया और उसके थोड़ी करीब जाकर बोला, असल में आप जिस बिल्डिंग के गेट से निकल कर आ रही है ना, मैं वहीं रहता हूँ। सुनकर वो थोड़ा समीर के करीब आई। असल में मुझे एक कमरे की जरूरत है, लेकिन वहाँ गई तो उन्होंने मुझे कमरा देने से ही मना कर दिया। उन्होंने कमरा ना देने की वजह बताई? मेरे पास मेरा कोई आईडी प्रूफ नहीं है ना, यही वजह थी। ये सुनकर समीर को अजीब लगना चाहिए था, कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उस टाइम उसके दिमाग पर क्या जादू सा हो गया था। उसकी खूबसूरती और मदहोश कर देने वाली बदन के आगे वो कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं बचा था। आप मेरे साथ चलिए, हो सकता है मैं आपके कुछ काम आ सकूं। ये सुनकर वो समीर के साथ फिर से सोसाइटी की तरफ चल दी। चलते चलते भी समीर की नजर बार बार उसके बदन पर जा रही थी, जो कि मदहोश कर देने वाला था। आज पहली बार ऐसा हुआ कि जब वो हॉस्टल पहुंचा तो रिसेप्शन पर बैठा आदमी कुछ नहीं बोला। उसने उसकी तरफ देखा तो वो लड़की को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ पूछने वाला है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। समीर ने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर अपनी जेब से की निकाली और लॉक खोला। फिर दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने के लिए कहते हुए अंदर कदम बढ़ाया। वो भी समीर के पीछे कमरे में एंट्री कर रही थी कि दरवाजे के पास दीवार पर लगी फोटो अचानक से जमीन पर गिर गई और उसने एक चीख मारकर अपने कदम रोक लिए। समीर ने पलट कर देखा तो वो उस फोटो से थोड़ा दूर खड़ी थी और बहुत डरी हुई लग रही थी। अरे, सिर्फ एक फोटो गिरने की आवाज से तुम इतना क्यों डर गई? कहते हुए उसने जमीन पर पड़ा फोटो फ्रेम उठाया। ये फोटो गणेश जी की थी, जिसे वो हमेशा दीवार पर लगा कर रखता था। समीर ने उसको उठाकर चूमा और फिर देखा कि उसका शीशा टूट चुका है, तो उसने उसको ले जाकर स्टोर रूम में रख दिया, ये सोचकर कि शीशा जुड़वाकर फिर से इसको दीवार पर लगा देगा। वो अभी भी चौखट पर ही रुकी हुई थी। अरे, आप अंदर आइए ना। सुनकर उसने खुद को संभाला और कमरे के अंदर आ गई। समीर अभी भी हैरान था कि एक फोटो के गिरने पर ये इतना अनकंफर्टेबल कैसे हो गई। समीर ने उसको हॉल के सोफे पर बिठाया और पीने के लिए पानी देकर खुद भी उसके सामने बैठ गया। मैं आज खाना बाहर से ही खा कर आया हूँ, क्या तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? सुनकर उसने पानी का गिलास टेबल पर रखा और कहा, जी नहीं, मैंने भी यहाँ आने से पहले एक ढाबे पर खाना खा लिया था। आपका नाम क्या है? अवंतिका। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम समीर है। अगर आपको भूख लगे तो आप कभी भी किचन में जाकर कुछ खाने के लिए बना लेना। इस पर वो मुस्कुराई और बोली, आपका मतलब है कि मैं यहाँ पर आपके साथ रह सकती हूँ? अब समीर भी मुस्कुराया और बोला, जी हाँ, जब तक आप चाहें यहाँ रह सकती हैं। उसने इस पर कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर शांति बनी रही और फिर समीर ने कहा, चलो
मैं तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। सुनकर वो खड़ी हुई और फिर समीर के पीछे कमरे में चली गई। वो बेड के पास जाकर रुकी और उसे एकटक देखने लगी। तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, कहकर समीर कमरे में चला गया। अवंतिका ने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। समीर अपने कमरे में जाकर बेड पर लेटकर यही सोच रहा था कि आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। और फिर वो अवंतिका के ख्यालों में खो गया। उसका चेहरा और उसका नशीला बदन समीर की नजरों में घूम रहा था। थोड़ी देर बाद उसके फ्लैट की डोरबेल बजी। समीर इस तरह से अवंतिका के ख्यालों में खोया था कि उसका डोरबेल पर ध्यान ही नहीं गया। बाहर उसके नीचे वाले फ्लैट में रहने वाला रंजीत खड़ा था। जैसे ही अवंतिका ने दरवाजा खोला, रंजीत उसको देखता ही रह गया। वो मुस्कुरा रही थी और रंजीत भूल चुका था कि वह किस काम के लिए यहाँ आया था। अवंतिका धीमी चाल चलते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी और फिर रंजीत भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। रंजीत जैसे अपने होश में ही नहीं था। अवंतिका बेड पर जाकर बैठ गई और रंजीत को देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने उठकर रंजीत को गले लगा लिया और रंजीत ने भी उसको जकड़ लिया। अचानक उसको महसूस हुआ कि उसकी कमर पर कुछ चाकू जैसा बहुत तेजी से चुभ रहा है। फिर वो झटके के साथ अवंतिका से अलग हुआ और जब उसने अवंतिका को देखा तो डर के मारे उसकी रूह कांप उठी। अवंतिका की आंखें लाल अंगारों की जैसी चमक रही थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो चुका था। उसके बाल अब सफेद नजर आ रहे थे। उसके नाखून लंबे लंबे और तेज धार वाले हो चुके थे, जिन पर रंजीत की कमर से निकला खून लगा हुआ था। डर क्यों रहे हो रंजीत? मेरे पास आओ। रंजीत डर के मारे दरवाजे की तरफ बढ़ा तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अवंतिका जोर जोर से भयानक अंदाज में हंसने लगी तो उसने पलट कर उसकी तरफ देखा। रंजीत कुछ बोल पाता इससे पहले ही अवंतिका उस पर झपटी और उसके गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। कुछ ही मिनटों में रंजीत का बदन ढीला पड़ गया और उसने दम तोड़ दिया। समीर अपने कमरे में बेखबर सो चुका था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किस मुसीबत को अपने घर लाया है। अवंतिका समीर के साथ उसके घर में आराम से रहने लगी। समीर वैसे तो उससे खूब बातें किया करता था, लेकिन वो उसके घर परिवार के बारे में उससे कोई सवाल नहीं करता था। शायद वो खुद भी यही चाहता था कि अवंतिका उसके साथ इसी तरह रहती रहे। वो अवंतिका के कमरे में कदम नहीं रखता था क्योंकि वो सिर्फ सोने के टाइम ही अपने कमरे में जाया करती थी। हर दूसरी तीसरी रात अवंतिका सोसाइटी में किसी न किसी मर्द को अपने जाल में फंसाकर उसी तरह मार डालती थी जिस तरह की रंजीत को मारा था। अवंतिका धीरे धीरे समीर के दिलो दिमाग पर हावी होती जा रही थी, जिसके आगे उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक दिन रात को ठीक 1 बजे के टाइम समीर के पास एक कॉल आया। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो कॉल ऊपर वाले फ्लैट में रहने वाले अर्जुन का था। उसने कॉल उठाया और बात करने लगा। हेलो अर्जुन। हेलो समीर। उसकी आवाज से ही लग रहा था कि वह बहुत डरा हुआ है। अरे क्या हुआ अर्जुन, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या कोई परेशानी है? समीर यार, रोहित पता नहीं कहाँ चला गया। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैंने उसे 9 बजे तक तो यहीं देखा था, उसके बाद वो कहाँ गया पता नहीं। समीर याद करता है कि उसने रोहित को कंपनी से आते टाइम अपने फ्लोर पर देखा था। रोहित ने उससे बातें भी की थी और समीर के दरवाजे तक भी आया था। दरवाजा अवंतिका ने खोला था और उस टाइम जब उसकी नजर अवंतिका पर पड़ी थी तो वो भी ठीक उसी तरह मदहोश सा हो गया था जैसे कि पहली बार वो अवंतिका को देखने पर हुआ था। तो तुम इतना डर क्यों रहे हो अर्जुन? वो आ जाएगा, कोई बच्चा तो नहीं है ना? तुमको पता नहीं है क्या, हमारी सोसाइटी से अब तक 5 लड़के गायब हो चुके हैं और वो भी रात के टाइम गायब हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड के पास उसके यहाँ से भागने की कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। बाकी लोग भी इसी तरह सोसाइटी के अंदर से ही गायब हुए हैं। मुझे डर है कहीं रोहित भी उन्हीं की तरह लापता ना हो जाए। सुनकर समीर को भी उसकी फिक्र हुई, लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से उसने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो सुबह तक नहीं आता तो मैं कल तुम्हारे साथ उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा। वो सोसाइटी से बाहर नहीं गया तो हमें मिल ही जाएगा। उससे बात करने के बाद समीर ने थोड़ा सोचना शुरू किया। अवंतिका आज तक मेरे सामने मेरे कमरे से बाहर नहीं गई, लेकिन सोसाइटी से आदमियों के लापता होने की खबर भी उसके आने के बाद ही शुरू हुई है। कहीं मैं उसे यहाँ रखकर कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। उसके दिमाग में ये बात घूम रही थी। आज मैं उससे पूछकर ही रहूंगा कि वो कहाँ से आई है और उसका इन आदमियों के लापता होने से कोई कनेक्शन है या नहीं। इतना कहकर वो अपने बेड से उठ खड़ा हुआ और सीधा अवंतिका के कमरे में चला गया।
अवंतिका सामने की तरफ करवट लेकर सोई हुई थी। उसको शायद खबर नहीं कि समीर उसके कमरे में आएगा, इसलिए उसने एक लापरवाही कर दी थी, जिसकी वजह से समीर का शक और बढ़ गया। जब उसने कमरे में कदम रखा तो उसके पैर से एक रिस्ट वॉच टकराई, जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी। समीर ने वॉच उठाकर देखा तो उसको याद आया कि ये घड़ी उसने रोहित के कलाई में देखी थी। वो होले से अवंतिका के पास गया और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसको जगाते हुए बोला, अवंतिका उठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इतना सुनते ही अवंतिका ने उसकी तरफ करवट ली और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उन दोनों के चेहरे के बीच सिर्फ कुछ ही दूरी का फासला था। समीर उसकी सांसें महसूस कर रहा था। अवंतिका जैसे ही मुस्कुराई, समीर के होश उड़ गए। वो भूल गया कि वो किस काम से उसके कमरे में आया था। धीरे धीरे उनके होंठ करीब आए। सुबह समीर की आंख खुली तो उसने खुद को अवंतिका के बेड पर देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो धीरे से अपने ऊपर से चादर हटाकर बेड से उतरा। अवंतिका अभी भी सो रही थी। समीर की नजर जब दोबारा जमीन पर गिरी घड़ी पर पड़ी तो फिर उसके दिमाग में रात वाली बात आ गई। फिर से वही सवाल उसके दिमाग में घूमने लगा, अवंतिका कौन है और कहां से आई है? उसकी आंखों के सामने वह दृश्य दोबारा आ गया, जब अवंतिका दीवार से गिरी उस गणेश जी की मूर्ति को देखकर डर गई थी। वो सीधा स्टोर रूम में गया और उस फोटो फ्रेम को उठाकर वापस अवंतिका के पास आया। उसने एक झटके से अवंतिका के ऊपर से चादर हटा दी। अवंतिका ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। अब तुम्हारा जादू मुझ पर नहीं चलेगा, कहकर समीर ने वो फोटो उसके चेहरे के सामने कर दी। वो अचानक से चिल्लाकर दूर को हट गई। वो बहुत बेचैन सी हो गई। अपने बालों को नोचते हुए बोलने लगी, समीर, समीर, इसको मेरे सामने से हटा दो। तुम्हें आज मेरा घर छोड़कर जाना पड़ेगा। इसको हटा दो इसको। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। मैं अब तुमको आगे कुछ करने के लायक नहीं छोड़ूंगा, कहकर समीर ने चौखट के पास गणेश जी की फोटो रख दी और फिर दरवाजा बंद करके बाहर से लॉक कर दिया। मुझे बहुत जल्दी किसी पंडित को बुलाना होगा, कहकर वो बिना किसी को बताए पास ही के मंदिर में गया और वहां के पंडित जी को जाकर सब कुछ बताया। पंडित जी ने समीर को गले में डालने के लिए एक माला दी और कहा, जब तक ये तुम्हारे गले में है वो तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारे आसपास भी नहीं घूमेगी। आज रात मैं तुम्हारे घर आकर एक क्रिया करूंगा और उसको भस्म कर दूंगा। समीर ने वो माला पहन ली और फिर अपने घर वापस आ गया। उसने देखा कि सब कुछ शांत है और अपनी जगह पर है। फिर वह धीरे धीरे उस कमरे की तरफ गया जहां उसने अवंतिका को बंद किया था। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि अवंतिका जमीन पर मरी पड़ी है। उसकी गर्दन कटी हुई है और उसके हाथ में एक चाकू है जिस पर खून लगा हुआ है। उसने ये भी देखा कि उस कमरे की खिड़की खुली हुई है जो कि वो बंद छोड़कर गया था। अवंतिका की आंखें खुली हुई थी। मरने के बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी। समीर वहीं जमीन पर बैठ गया और सोच में डूब गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करेगा। इसी तरह उसको सोच में डूबे हुए कितने घंटे गुजर गए इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। जब उसके कानों में डोरबेल की आवाज आई तो उसने हड़बड़ाकर घड़ी की तरफ देखा। ठीक 9 बजे थे। उसने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि वही पंडित जी दरवाजे पर खड़े हैं। कहाँ है वो? मैं उसको जिस कमरे में बंद करके गया था वो वहीं पर है, कहकर समीर पंडित जी को उस कमरे में लेकर गया। जब पंडित ने अवंतिका की लाश को देखा तो कुछ मंत्र पढ़े और समीर से बोला, इसने अंदाजा लगा लिया होगा कि इसका अंत निश्चित है, इसलिए इसने आत्महत्या कर ली। ये मर चुकी है, क्या अब मुझे इससे कोई खतरा नहीं? इसने सिर्फ ये शरीर छोड़ा है, कहकर उसने खिड़की की तरफ इशारा किया और कहा, ये शरीर छोड़ने के बाद उसकी आत्मा उस खिड़की से बाहर चली गई, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये माला अपने गले में हमेशा डाल कर रखना, वो दोबारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले गए। समीर ने आधी रात को सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत देकर बड़ी मुश्किल से अवंतिका की लाश को ठिकाने लगाया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और समीर फिर से अपनी जीवन सुकून से बिताने लगा। एक दिन समीर का एक दोस्त उसके घर उससे मिलने आने वाला था। रात के ठीक 9 बजे थे। अब समीर ने उसको कॉल लगाया और बात करने लगा। अमित, तू तो आज मेरे घर आने वाला था ना, कहाँ रह गया? यार क्या बताऊं, मैं तेरे घर आने के लिए निकल ही रहा था,
कि एक खूबसूरत लड़की मुझे रास्ते में मिली। मैं बस उसको अपने साथ अपने घर ले आया। सुनकर समीर ने घड़ी देखी तो ठीक 9 बज रहे थे। उस लड़की ने अपना नाम क्या बताया? अवंतिका। समीर के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया और उसने कांपते हुए कहा, अवंतिका। यूं तो घूमना किसे पसंद नहीं, और अच्छी जगह हो तो घूमना भी चाहिए। पर कभी कभी अच्छी जगहों पर कुछ किस्से ऐसे हो जाते हैं जो भुलाए नहीं भूलते। विजय और उसकी बीवी दोनों रावणवाड़ा से भोपाल जा रहे थे। विजय कार चला रहा था और उसकी बीवी दामिनी गुजरते हुए पेड़ों को देखती जा रही थी। रात होने को थी, अभी मंजिल दूर थी, इसीलिए विजय कार तेज चला रहा था। रास्ता भी सुनसान था, मुश्किल से कोई गाड़ी रास्ते पर दिख रही थी। कार बहुत स्पीड में थी। विजय स्पीड ब्रेकर पर भी कार धीरे नहीं कर रहा था। तभी कार का एक पहिया पंचर हो जाता है और कार रोड के किनारे जाकर लग जाती है। थोड़ा धीरे चला लेते, इतनी भी क्या जल्दी थी। अब देख लिया अंजाम। विजय कार से उतरकर पंचर टायर को एक लात मारता है और कहता है, ओह शिट, इसको भी अभी पंचर होना था, अब स्टेपनी लगानी पड़ेगी। वो स्टेपनी के लिए पीछे जाता है, पर फिर उसे याद आता है कि स्टेपनी तो उसने एक दिन कार से बाहर निकाल कर रख दी थी। शिट शिट शिट, सारी ट्रेजेडीज मेरे साथ ही होनी थी आज। विजय, अब गुस्सा करने से क्या होगा। अब ये सोचो कि हम रात कहाँ गुजारेंगे। इस घने जंगल में मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, दिख तो मुझे भी नहीं रहा है। अब क्या करें? दामिनी, तुम यही कार में बैठो, मैं आसपास कोई ठहरने की जगह है या नहीं देख कर आता हूँ। दामिनी कार में बैठ जाती है और विजय पैदल पैदल हाथ में टॉर्च लेकर उस रोड पर आगे चल पड़ता है। उसे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो वापस कार के पास लौटने ही वाला था, तभी उसे दूर एक लाइट दिखाई दी। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे वहां एक रिजॉर्ट दिखाई दिया। शुक्र है इस सुनसान रास्ते पर एक रिजॉर्ट तो मिला, बस आज की रात यहीं कट जाए। वो वापस कार के पास जाता है। दामिनी कार में सोई हुई थी। विजय दामिनी को उठाता है। दामिनी उठो, पास में ही रिजॉर्ट मिल गया है, चलो वहां चलते हैं, रात तो कट ही जाएगी। फिर दामिनी और विजय दोनों पैदल पैदल रिजॉर्ट की तरफ चल देते हैं। रिजॉर्ट घने जंगलों के बीच बना हुआ था, जहां पर जाने के लिए सिर्फ कच्चा रास्ता था। जैसे तैसे विजय और दामिनी रिजॉर्ट के पास पहुंच जाते हैं। अब रिजॉर्ट का नाम पढ़ा जा सकता था। रिजॉर्ट का नाम था चांदनी रिजॉर्ट। विजय और दामिनी की निगाहें वहां किसी शख्स को ढूंढ रही थी जो उन्हें बता सके कि उन्हें कहाँ ठहरना है। तभी विजय जोर से चिल्लाते हुए, कोई है यहाँ? कोई हो तो बाहर आओ भाई। तभी एक आवाज आती है, तनिक धीरे बोलिए, ये आपका शहर नहीं जंगल का रिजॉर्ट है। यहाँ पशु पक्षी भी रहते हैं और यहाँ लोग शांति के लिए आते हैं। ये आवाज थी शॉल ओढ़े, कानों में मफलर बांधे रिजॉर्ट के चौकीदार की। चौकीदार ने विजय और दामिनी को बड़ी गौर से देखा और कहा, बोलिए, आपको कितने दिन रुकना है? दिन में नहीं, हमें बस रात काटनी है। रात तो यहाँ किसी की कटी ही नहीं। जी क्या मतलब? कुछ नहीं साहब। आइए अंदर आइए। चौकीदार विजय और दामिनी को अंदर ले जा ही रहा था। तभी एक फटी साड़ी, बिखरे बाल में एक औरत आती है और कहती है, चले जाओ, लौट जाओ वापस, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी। चले जाओ। ऐसा कहते कहते वो औरत वहां से गुजर जाती है। कौन है ये औरत और क्या कह रही है ये? पागल है जी, ये पास के गांव में ही रहती है। यहाँ रुकने वाले कुछ पैसे दे देते हैं, बस इसीलिए यहाँ भटकती रहती है। आप इस पर ध्यान मत दीजिए साहब। चौकीदार विजय और दामिनी को अंदर ले जाता है और एक रूम दिखा देता है। ये लीजिए आपका रूम, आप यहाँ मस्त सो सकते हैं। चौकीदार रूम का दरवाजा खोलकर चाबी विजय को दे देता है। विजय और दामिनी दोनों रूम के अंदर जाते हैं। रूम की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था मानो रूम कई सालों से बंद है। ये क्या है?
ये रूम है। हम यहाँ नहीं रुकने वाले। हमें यहाँ कौन सी जिंदगी गुजारनी है? बस एक रात की तो बात है, और अब रात में कहाँ जाएंगे? तुम कह रही हो तो ठीक है। इसके बाद विजय चौकीदार से पूछता है, यहाँ कोई मैनेजर नहीं है क्या? अरे साहब, इस रिजॉर्ट का मैनेजर से लेकर चौकीदार तक मैं ही हूँ। आपको कोई दिक्कत हो तो आवाज दे दीजिएगा, मैं बाहर ही बैठा हूँ। और ये जंगल वाला इलाका है, यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है। ऐसा कहकर चौकीदार चला जाता है। विजय और दामिनी दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। तुम्हें ये रिजॉर्ट कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा? ना तो यहाँ पर आने का कोई रास्ता है, और ना ही यहाँ पर कोई मैनेजर। और ऊपर से ये खड़ूस चौकीदार। विजय ऐसा कहकर जोर से हंसता है। दामिनी विजय की तरफ तकिया फेंकती है। बदमाश। अब दोनों सोने लगते हैं, पर नींद नहीं आने के कारण। दामिनी, मुझे नींद नहीं आ रही, चलो ना बाहर चलते हैं। सोने दो विजय, मैं बहुत थक गई हूँ। ओके, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाहर बैठता हूँ। विजय एक सिगरेट जलाता हुआ बाहर आ जाता है। विजय सिगरेट पीता हुआ आग के पास रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। उसकी सिगरेट खत्म भी नहीं हुई थी, इतने में दामिनी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। विजय सिगरेट फेंक कर दौड़ता हुआ कमरे में जाता है। क्या हुआ दामिनी, क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रही थी, देखना चाह रही थी कि आपको मेरी फिक्र है या नहीं। ये कैसा मजाक था दामिनी? जाइए जाइए, बाहर एंजॉय कीजिए, मैं तो चली सोने। दामिनी वापस सोने लगती है। विजय को दामिनी का ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो वापस आकर बाहर बैठ गया। विजय बैठा बैठा एक सिगरेट जलाता है, तभी उसे फिर से दामिनी की आवाज आई। विजय बचाओ मुझे, विजय बचाओ प्लीज, somebody help। इस बार नहीं दामिनी, इस बार कोई मजाक नहीं, चुपचाप सो जाओ। तुम कितना भी चिल्लाओ, मैं नहीं आने वाला। थोड़ी देर तो बचाओ बचाओ की चीखें आई, पर थोड़ी देर बाद वो भी बंद हो गई। विजय ये सोचकर खुश था कि चलो अब दामिनी सो गई। अपनी सिगरेट खत्म करके विजय भी सोने जाता है। विजय जैसे ही दरवाजा खोलता है, विजय के होश उड़ जाते हैं। दामिनी लहूलुहान थी। दामिनी की आंखें किसी ने निकाल ली थी। दामिनी के पूरे शरीर से खून निकल रहा था। उसे किसी ने बुरी तरह से नोचा था। दामिनी के कपड़े भी फटे हुए थे। उठो दामिनी, उठो, आंखें खोलो दामिनी। पर अफसोस, अब दामिनी दम तोड़ चुकी थी। विजय रो रहा था। तभी वो पागल औरत विजय के पास आई। मैंने कहा था लौट जाओ, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। और कौन है वो, और क्यों मारा उसने दामिनी को? कुछ साल पहले सुनीता और उसका पति देवेंद्र चांदनी रिजॉर्ट में आए थे। देवेंद्र एक बिजनेसमैन था। देवेंद्र उम्र में काफी बड़ा था, पर सुनीता उसके सामने बच्ची लगती थी। देवेंद्र की एक खराब आदत थी, वो शराब बहुत पीता था। वो रिजॉर्ट में आना भी नहीं चाहता था, पर सुनीता उसे जबरदस्ती लाई थी। एक रात दोनों रिजॉर्ट के गार्डन में बैठे थे, तभी देवेंद्र का फोन बजा। देवेंद्र को खबर आई कि उसका बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है। देवेंद्र ये गम सह नहीं पा रहा था और वो बहुत ज्यादा शराब पिए जा रहा था। सुनीता उसे समझाती रही, पर वो नहीं माना। सुनीता सब लोगों के सामने उसे समझा रही थी। ये बात देवेंद्र को अच्छी नहीं लगी और उसने सबके सामने सुनीता को एक थप्पड़ रख दिया। तू कौन होती है मुझे पीने से रोकने वाली? हाँ, होती कौन है तू? वो तो मैंने तेरे गरीब बाप पर रहम खा लिया, इसलिए शादी कर ली, वरना तेरी जैसी को तो मैं नौकर ना रखूं। देवेंद्र उसके साथ मारपीट भी करता था।
उसे हर वक्त बदतमीजी से बात करता, जैसे उसने सुनीता को अपने पैरों की जूती समझ लिया हो। पर यहाँ इतने लोगों के सामने देवेंद्र ने उसको गालियां दी और थप्पड़ भी रख दिया। सुनीता ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने वहीं टेबल पर रखे चाकू को उठाया और देवेंद्र के सीने में आर पार कर दिया। देवेंद्र ने वहीं दम तोड़ दिया। उसके बाद सुनीता दौड़ती दौड़ती गई और खुद ने भी आत्महत्या कर ली। उसके बाद से इस रिजॉर्ट में जो भी आया वो वापस जिंदा नहीं गया। यहाँ तक कि तुमने जो चौकीदार देखा वो भी इंसान नहीं है, क्योंकि सुनीता की आत्मा यहीं भटक रही है। वो यहाँ आने वाले हर शख्स को मार देती है। मैंने तुम्हें भी यहाँ रहने से मना किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो। तो फिर तुम कौन हो? मैं ही तो सुनीता हूँ। ऐसा कहते ही वो विजय पर झपट पड़ती है। बचाओ, कोई है। कैंटीन में बैठी प्रिया आज 3 साल बाद अपने दोस्तों से मिली थी। विक्की, समीर और अवनीत चारों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। हाय गाइस, मैं 3 साल बाद यहाँ आई हूँ और अब पता नहीं अगली बार कब आना होगा। तो क्यों ना इस वीकेंड पर अपने फॉरेस्ट हाउस पर चलकर अपनी पुरानी यादों को ताजा कर ले। सुनकर अवनीत डर सी गई और बोली, यार बात तो सही है, लेकिन जब से गुंजन वहाँ से गायब हुई है ना, मेरा वहाँ दोबारा जाने को मन ही नहीं करता। अब उन सभी को अपनी उस दोस्त गुंजन की याद आई जो इस वक्त उनके बीच नहीं थी। 3 साल पहले वो पांचों एक साथ अपने फॉरेस्ट हाउस गए थे। 2 दिन गुजरने के बाद प्रिया के घर से कॉल आया कि उसकी मम्मी की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। इसलिए वो विक्की को अपने साथ लेकर अर्जेंटली वहां से निकल गई थी। अब समीर, अवनीत और गुंजन ही वहां रह गए थे। लेकिन उसी रात पता नहीं गुंजन कहाँ गायब हो गई। सुबह जब समीर और अवनीत को वो घर में नजर नहीं आई तो उन्होंने उसको बहुत खोजा, लेकिन वो कहीं आसपास भी नहीं थी। उस दिन के बाद से ये बात सिर्फ एक राज बनकर रह गई थी कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। गुंजन भी हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता ना। लास्ट टाइम हमने उसको फॉरेस्ट हाउस में ही देखा था, वहाँ उसकी यादें बसी हैं। मैं तो वहाँ जरूर जाऊंगी, प्रिया ने कहा। और फिर चारों ने यही फैसला किया कि वो अगली रात ही फॉरेस्ट हाउस जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। अगली रात को वे लोग अपनी जीप से फॉरेस्ट हाउस की तरफ रवाना हो गए। यार सच में मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारा फॉरेस्ट हाउस अभी होगा कैसा। 3 साल हो चुके हैं। मुझे तो लगता है कि सबसे पहले वहाँ की सफाई करनी पड़ेगी। ये क्या बोल रही हो तुम? कोई साफ सफाई नहीं करनी पड़ेगी। मुझे याद है पिछली बार भी जब हम वहाँ गए थे तो 1 साल में वहाँ जरा भी गंदगी नहीं हुई थी। अरे तुम फिक्र मत करो, एक कमरे की सफाई हम कर लेंगे, बाकी 4 कमरों की तुम कर देना। सुनकर सभी हंसने लगे। इसी तरह से हंसी मजाक और बातें करते हुए वो अपने फॉरेस्ट हाउस पहुंच गए। जीप साइड में लगाकर चारों बाहर निकले तो देखा कि दरवाजे पर सिर्फ कुंडी लगी हुई थी।
अरे वाह मेरे प्यारे दोस्तों, तुम दोनों लास्ट टाइम इतनी जल्दी में थे कि यहाँ ताला भी लगा कर नहीं गए। हाँ, प्रिया ने झुंझुलाती हुई आवाज में कहा। इतनी भी क्या जल्दी थी? कोई भूत देख लिया था क्या? सुनकर समीर और अवनीत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ऐसा लग रहा था मानो दोनों की आंखें एक दूसरे से कुछ सवाल कर रही हो। प्रिया ने कुंडी खोली और चारों अंदर दाखिल हो गए। फिर हॉल में बैठकर थोड़ी देर तक बातें की और फिर उन्हें पार्टी करने की सूझी। प्रिया ने अवनीत के साथ मिलकर सबके लिए फास्ट फूड और ड्रिंक वगैरह बनाई। सबने साथ बैठकर खाया पिया और फिर म्यूजिक करके डांस करने लगे। उनकी ये मौज मस्ती रात तकरीबन 1 बजे तक चली। फिर वो अपने अपने रूम की तरफ सोने चले गए। प्रिया उस बंद कमरे की तरफ बढ़ रही थी जिसके अंदर एक बहुत बड़ा राज दफन था। उसको उस तरफ जाते देख न जाने क्यों अवनीत और समीर के चेहरे का रंग उड़ सा गया और दोनों एक साथ बोले, रुको। प्रिया, उस कमरे में कहाँ जा रही हो? तुम्हारा कमरा तो ये है ना? प्रिया रुक गई और बोली, हाँ तो क्या हुआ? ये कमरा भी तो गुंजन का हुआ करता था ना। इसमें आज रात मैं रुकूंगी। कोई प्रॉब्लम है क्या? असल में जब वो गायब हुई थी तो हमने उसके कमरे में ही सबसे पहले उसको ढूंढना शुरू किया था। वहाँ पर सब कुछ फैला पड़ा है और कबर्ड भी गिरी पड़ी है, इसलिए मना कर रहे हैं। समीर ने बात को संभालते हुए कहा। ठीक है, मैं अपने कमरे में ही सो जाती हूँ। प्रिया ने कहा और फिर सब अपने अपने दोनों कमरों में पहुंच गए। रात के तकरीबन 1 बजे जब प्रिया बेड पर लेटी थी तो उसके दिमाग में गुंजन का ही ख्याल घूम रहा था और उस बंद दरवाजे की तस्वीर जिसको खोलने से समीर और अवनीत ने उसको रोक दिया था। क्या सच में अवनीत और समीर सिर्फ गंदगी होने की वजह से उसको कमरे में जाने से रोक रहे थे या इसके पीछे कोई राज छिपा है? अगर वो सच बोल रहे थे तो क्यों उनके चेहरे उस वक्त गंभीर हो गए थे? उसके मन में कई सवाल आ रहे थे जिसका जवाब उसको सिर्फ उस कमरे में जाकर ही मिल सकता था। प्रिया अपने बिस्तर से उठी और दबे कदमों से अपने कमरे से बाहर निकली। उसके दिल से आवाज आती कि शायद उसको अपने साथ विक्की को ले जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने कदमों को रोक ना पा रही थी। कुछ ही सेकंड्स के बाद वो उस बंद कमरे के पास जाकर रुकी। उसने धीरे से कुंडी पर हाथ रखा और फिर एक झटके से उसको खोल दिया। उस कमरे में लगा बल्ब हल्की रोशनी किए हुए था। उसमें एक बेड, एक कबर्ड और एक संदूक रखा हुआ था। उसने देखा कि कबर्ड एकदम सही से अपनी जगह पर खड़ी है। साफ हो चुका था कि समीर और अवनीत झूठ बोल रहे थे। प्रिया पहले उस कबर्ड के पास गई और उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो दरवाजा ज्यादा समय तक बंद रहने की वजह से एकदम जाम हो चुका था। वो उसको खोलने की कोशिश कर रही थी कि उसके कानों में एक आवाज गूंजी। रात के सन्नाटे में जैसे ही आवाज हुई वह एकदम से चौंक पड़ी। उसने गौर किया कि वो आवाज लकड़ी के उस संदूक से आ रही है जो कि बेड के ठीक बराबर में रखा है। प्रिया धीमे कदमों से उस संदूक की तरफ बढ़ने लगी। उसमें से अभी भी वो ठक ठक की आवाजें आ रही थी। जैसे ही वो संदूक के पास पहुंची तो वो आवाज अचानक से बंद हो गई। उसने एक लंबी सांस भरकर उसके ढक्कन पर अपने हाथ रखे और फिर धीरे से उसको उठाया। अभी उसने सिर्फ आधा ढक्कन ही ऊपर उठाया था, तभी उसमें से 2 लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथ बाहर निकले और उसका गला पकड़ लिया। बचाओ, कोई है, प्लीज हेल्प मी, बचाओ। वो सिर्फ इतना ही कह पाई थी कि इन हाथों ने उसको पूरा संदूक के अंदर खींच लिया और संदूक का ढक्कन अपने आप बंद हो गया। काफी देर तक उस संदूक से प्रिया के चिल्लाने और संदूक को अंदर से पीटने की आवाजें आती रही, फिर एकदम शांत हो गई। समीर अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी उसको महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर किसी का हाथ चल रहा है। अचानक से उसकी आंख खुली और वो उठ गया। कौन है? कहते हुए उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आया। थैंक गॉड
कहते ही किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसके पीछे उसी के बिस्तर पर एक डरावनी दिखने वाली लड़की बैठी थी। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके लंबे काले काले बाल कंधे पर बिखरे पड़े थे। उसकी लाल चमकती आंखें समीर को ही घूर रही थी। समीर ने जैसे ही पलट कर देखा, डर के मारे उसकी चीख निकल पड़ी। वो हड़बड़ाता हुआ बेड से उठा और कमरे से निकलकर सीधा हॉल की तरफ भागा। तभी उसको सामने एक चीज नजर आई, जिसको देखकर उसके कदम रुक गए और आंखें फटी की फटी रह गई। सामने वही संदूक रखा हुआ था। ये संदूक यहाँ कैसे आया? अपने कांपते हुए होठों से कहकर वो जैसे ही वापस भागने के लिए पीछे पलटा तो वो ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसने अचानक से समीर का गला पकड़ लिया और उसको पीछे की तरफ धक्का दिया। ऐसा करने से समीर उस संदूक में जा टकराया और नीचे गिर गया। फिर वो खड़ा हुआ तो वो लड़की फिर से गायब हो गई। अभी समीर ये समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अगले ही पल संदूक का ढक्कन अपने आप खुला और वही लड़की उसमें से खड़ी होती हुई नजर आई। समीर ने डरते डरते जैसे ही पीछे देखा, उसने समीर का गला पकड़ा और उसको संदूक के अंदर ले लिया। संदूक का ढक्कन अपने आप बंद हो गया और समीर के चीखने की आवाजें उसमें से बाहर आने लगी। ये आवाज अवनीत के कानों तक पहुंची तो वो भी डर कर अपने कमरे से बाहर निकली और उस तरफ भागी। अवनीत ने अपनी आंखों से देखा कि संदूक का ढक्कन खुला और उसमें से समीर की लाश बाहर निकलकर जमीन पर आ गिरी। फिर अवनीत को महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसके बाल पकड़ लिए हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। अवनीत डर और दर्द के मारे जोरों से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज अब विक्की के कमरे तक पहुंच गई। वो उस टाइम सो रहा था, लेकिन अवनीत की चीखने की आवाज बहुत ही तेज थी, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल गई। वो उठा और अपने आसपास देखने लगा। तभी एक बार फिर से उसको अवनीत की चीख सुनाई दी। ये तो अवनीत की आवाज है। कहकर वो अपने कमरे से निकल अवनीत के कमरे की तरफ भागा। जब तक विकी वहां पहुंचा तब तक अवनीत उस संदूक में बंद हो चुकी थी। विकी समीर की लाश को जमीन पर पड़ा देखकर चौंक पड़ा और उसके पास गया। इतने में संदूक से अवनीत के चिल्लाने की आवाज फिर से आई तो वो उसको छोड़कर संदूक के पास पहुंचा। विकी ने संदूक का ढक्कन खोला और अवनीत को उससे बाहर निकाला। वो बहुत ही डरी हुई और सहमी हुई लग रही थी। पता चला कि डर क्या होता है? उसके डरपोक होने का बहुत मजाक बनाया था ना तुमने? पीछे से प्रिया की आवाज आई और फिर उन दोनों के करीब आकर बोली, गुंजन की आत्मा मुझे सब कुछ बता चुकी है। अब अच्छा होगा कि तुम लोग अपने मुंह से सब कुछ बयां कर दो। हो सकता है वो तुमको माफ कर दे। सुनकर विक्की अवनीत को हैरानी से देखने लगा और बोला, ये किस सच की बात कर रही है? ये सुनकर अवनीत ने एक लंबी सांस भरी और बोली, हमने तुम लोगों से झूठ बोला था। गुंजन यहाँ से गायब नहीं हुई थी। उस दिन जब तुम दोनों यहाँ से चले गए थे तब रात के टाइम मुझे और समीर को गुंजन के साथ मजाक करने की सूझी। रवि ने मेरा एक डरावना मेकओवर किया और फिर मैं घर की कुछ लाइट्स बंद करके भूत बनकर गुंजन को डराने लगी। वो मुझे असल की आत्मा समझ बैठी और डर कर इधर उधर भागने लगी। जब वो जाकर कहीं छिप गई तो हम दोनों एक साथ मिलकर खूब हंसे और फिर दोबारा डरावनी आवाज में उसका नाम पुकारती हुई इधर उधर घूमने लगी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। जब उसको गायब हुए बहुत देर हो गई तो हम दोनों डर गए और उसको तलाश करने लगे। घंटों तक वो हमें कहीं भी नहीं मिली और लास्ट में हम दोबारा उसके कमरे में गए। हमने कबर्ड खोला तो वो उसमें भी नहीं थी। फिर मेरी नज़र उसके कमरे में रखे एक संदूक पर पड़ी। हम लोगों ने डरते डरते जल्दी से उसको खोल कर देखा तो वो उसी में थी, लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। इसका मतलब था कि वो डरकर उस संदूक में जाकर छिप गई थी, लेकिन फिर शायद उससे बाहर नहीं आ सकी। हमारी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अगर इस बात को छिपाते नहीं तो हमें जेल हो सकती थी। इसीलिए हमने गार्डन में जाकर उसकी लाश को जला दिया और तुम लोगों से ये झूठ बोल दिया कि वो रात में हमें बिना बताए कहीं चली गई है।
सुनकर विक्की उसको हैरानी से देखने लगा। तभी अचानक से संदूक का दरवाजा खोला और उसमें से गुंजन की आत्मा निकलकर अवनीत की तरफ बढ़ी। ये देखकर तीनों ही डर गए थे। उसने अवनीत के बालों को पकड़ा और उसको घसीटकर बाहर की तरफ ले जाने लगी। विक्की और प्रिया भी उसके पीछे बाहर की तरफ भागे। जब वो बाहर पहुंचे तो अवनीत की बॉडी मरी हुई हालत में मेन गेट पर लटकी हुई थी। उस गेट की 2 बड़ी सलाखें उसके सीने के आर पार हो चुकी थी और उससे खून टपक रहा था। उसके पास ही गुंजन की आत्मा खड़ी हुई थी। मेरा बदला पूरा हुआ, अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, कहकर उसने दोनों की तरफ मुस्कुरा कर देखा और फिर गायब हो गई। दोस्ती में हंसी मजाक ना हो तो दोस्ती अधूरी सी लगती है, लेकिन मजाक सिर्फ उतना करो जिससे आपके दोस्त और दोस्ती दोनों सलामत रहें। मुंबई, सपनों का शहर। कहते हैं यहाँ हर 10वां इंसान एक्टर या फिर मॉडल बनने के लिए आता है। ये कहानी उन्हीं में से एक लड़की की है। हेलो संजय सर। हेलो गौरव, कहो क्या हाल है? एकदम बढ़िया सर। आपको बताने के लिए कॉल किया था कि एक मस्त लड़की है जो मेरठ से यहाँ मॉडल बनने आई थी। उसकी किस्मत अच्छी है कि उसका कांटेक्ट मुझसे हुआ। सुनकर संजय हंसने लगा और बोला अच्छा, तो फिर उसका फोटोशूट हुआ या नहीं? बात तो हो चुकी है, कल उसका फोटोशूट लेने वाला हूँ और परसों वो सीधा आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, भेज देना। अगर मुझे भी अच्छी लगी तो तो उसको मॉडल नहीं सुपर मॉडल बनाएंगे और उससे ज्यादा पैसे खुद छापेंगे। वो तो होगा ही बॉस, डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। ओके, वो तो मैं देखकर ही बताऊंगा। तुम कल उसका फोटोशूट कर लो और कल मुझे भेज देना। ओके बॉस। ओके। गौरव ने जैसे ही कॉल कट करके मोबाइल रखा, उसके कानों में एक आवाज गूंजी। गौरव सर, आप मेरा फोटोशूट कब पूरा करेंगे? सुनकर वो अचानक से डर गया और सोफे से उठकर इधर उधर नजरें घुमाकर देखने लगा। कौन है? सामने आओ। इतनी भी क्या बेसब्री है सर? क्या उस दिन की तरह कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं? ये सुनकर गौरव को लगा कि ये आवाज जानी पहचानी है। वो जोर से बोला, तुम जो भी हो, सामने क्यों नहीं आती? तभी उसने देखा कि घर की सारी लाइट्स अपने आप बंद हो गई, जिससे वो और ज्यादा डर गया। उसने मोबाइल उठाकर फ्लैश ऑन की तो देखा कि सामने एक लड़की खड़ी हुई है। कौन हो तुम? कहते हुए उसने कांपते हुए हाथों से उसके चेहरे पर फ्लैश मारी और उसका चेहरा पहचानते ही उसके होश उड़ गए और वो थर थर कांपने लगा। सामने अनुष्का खड़ी हुई थी, जिसकी आंखों की पुतलियां गायब थी और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। क्यों गौरव सर, क्या मेरा फोटोशूट पूरा नहीं करोगे जो उस रात को अधूरा रह गया था? गौरव चिल्लाया और उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। वो अंधेरे में ही डरा हुआ गिरता पड़ता अपने कमरे में भागा और वहां जाते ही लाइट फिर से ऑन हो गई। उसने डर के मारे दरवाजा बंद किया और फिर कांपते हुए हाथों से लैंडलाइन से संजय का नंबर लगाया। हेलो संजय सर। उसकी हड़बड़ाती आवाज सुनकर संजय बोला, अरे अरे आराम से बोलो, क्या हुआ? गौरव ने 2 बार लंबी लंबी सांसें भरी और कहा, वो लौट के आई है। कौन लौट के आ गई? इतना कहते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और कमरे की लाइट्स जलने और बुझने लगी। गौरव ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, वहां अनुष्का खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में टेलीफोन लाइन का तार झूल रहा था। तुम वापस कैसे आ सकती हो? तुम तो मर गई थी ना? कहते हुए उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी अनुष्का ने टेलीफोन का तार गौरव की गर्दन में लपेटा और उसको कस के खींचते हुए बोली, हाँ मैं मर चुकी हूँ, लेकिन अपनी मौत का बदला लिए बिना इस दुनिया से नहीं जाने वाली। इतना कहकर उसने गौरव के गले में लिपटा तार पूरा उसकी गर्दन में कस दिया और गौरव की चीख निकलने लगी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों तक कसमसाने के बाद उसके मुंह से खून आया और उसने वहीं दम तोड़ दिया।
संजय अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने देखा कि उसे मीरा नाम से एक मेल आया है। उसने मेल ओपन किया तो मीरा ने उसमें अपनी कुछ फोटोज भेजी हुई थी। संजय को वो काफी अच्छी लगी और फिर उसने मेल में ही दिए गए मीरा के नंबर पर कॉल लगाया। हेलो मीरा। हेलो। मैं संजय बात कर रहा हूँ। आपने मुझे अपने फोटोज मेल किए थे। ओह संजय सर, जी हाँ, मैंने आपको मेल किया था। असल में गौरव सर मेरा फोटो शूट करके आपको भेजने वाले थे, लेकिन आप तो जानते ही हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपकी पिक्स मुझे अच्छी लगी। आपको एक एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, वहाँ कल जाकर मेरे एक फोटोग्राफर से मिलिए। आपका एक फोटो शूट करते हैं। अगर वो फोटो शूट अच्छा गया तो आपका सिलेक्शन पक्का। आफ्टर सिलेक्शन आप हमारे साथ सिर्फ 1 साल काम कीजिए। उसके बाद शिवा प्रोडक्शन की तरफ से आने वाली अगली फिल्म में आपको रोल भी दिलवा देंगे। सुनकर मीरा खुश हो गई और उसने फोटो शूट के लिए हाँ बोल दिया। अगले दिन मीरा संजय के दिए गए एड्रेस पर पहुंची। वहां पर उसकी मुलाकात नीरज से हुई। नीरज ने उससे थोड़ी सी बात करके फोटोशूट शुरू किया। वो फोटोशूट तकरीबन आधे घंटे तक चला। फिर उसने लैपटॉप में मीरा को उसकी फोटोज दिखाना शुरू किया। तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। अब मैं एक न्यू ड्रेस में तुम्हारी पिक्स लेता हूँ। उसके बाद ये फाइल संजय सर देखकर डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं। जी सर, जो भी ड्रेस सही रहेगी वो आप मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारा ये जो हेयर स्टाइल है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कहकर नीरज उसके करीब आया और उसके बालों को हाथ से ठीक करने लगा। मीरा को महसूस हुआ कि नीरज उसके बाल ठीक करने के बहाने उसकी बॉडी को टच कर रहा है। वो उसकी आंखों में शक की निगाह से देखने लगी। नीरज ने अचानक से उसको गले लगा लिया। ऐसा करने से मीरा गुस्सा हुई और नीरज को धक्का देकर उठ खड़ी हुई। ये क्या बदतमीजी है आपकी? अगर मॉडल बनना है तो थोड़ा फ्रैंक होना सीखो। इस तरह से टच करने को भी माइंड करोगी तो कभी एक अच्छी मॉडल नहीं बन पाओगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मीरा के इतना कहते ही स्टूडियो की लाइट्स अपने आप बंद हो गई और अगले ही पल जब लाइट खुली तो उन दोनों के सामने अनुष्का खड़ी हुई थी, अपने उसी डरावने रूप में। उसको देखकर मीरा की चीख निकल गई और नीरज डर के मारे थर थर कांपने लगा। अनुष्का, तुम वापस कैसे आ गई? सुनते ही अनुष्का ने कस के उसको गले लगा लिया और बोली, क्यों नीरज सर, मुझे गले लगाइए, मैं नहीं मना करूंगी। नीरज चिल्लाया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। जब नीरज निढाल सा हुआ तो अनुष्का ने उसको धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मीरा की धड़कनें तेज तेज चल रही थी और होठ कांप रहे थे। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है मीरा। इसको इसके किए की सजा देने के लिए ही मेरी आत्मा अभी तक भटक रही थी। क्या किया था इसने? मैं भी तुम्हारी ही तरह आंखों में मॉडल बनने का सपना लेकर मुंबई आई थी। इसने और गौरव ने मुझे फिल्म में रोल देने का लालच देकर फोटोशूट के लिए स्टूडियो बुलाया और फिर चुपके से मेरी ड्रिंक में नशीली दवाई मिलाकर मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद इन दोनों ने मेरी ऐसी फोटोज ली जो मैं बता भी नहीं सकती। अगली सुबह जब मैं होश में आई तो इन्होंने मुझे वो फोटोज दिखाई और कहा कि अब मैं जो भी करूंगी इनके कहने पर करूंगी। ये जिस भी कंपनी के साथ चाहेंगे मुझे उसके साथ काम के लिए हाँ करना पड़ेगा, वरना ये मेरी फोटो को इंटरनेट पर डाल देंगे। मैं उस वक्त तो इनकी हाँ में हाँ बोलकर यहाँ से चली गई, लेकिन मुझे इनकी कठपुतली बनना मंजूर नहीं था, इसीलिए मैंने आत्महत्या कर ली। सुनकर मीरा की आंखों से डर की जगह दुख भरे आंसू निकलने लगे और वो बोली, अगर आज तुम नहीं होती तो शायद मेरे साथ भी वही सब होने वाला था। मैंने अपने गुनहगारों को सजा दे दी है। अब मैं जा रही हूँ। तुम अपना मॉडल बनने का सपना जरूर पूरा करना, लेकिन गलत लोगों से सावधान रहना। कहकर अनुष्का मुस्कुराई और वहां से गायब हो गई।
संजय ने मीरा से बात करने के लिए उसको अपने घर पर इनवाइट किया। मीरा को अनुष्का की बात याद तो थी, लेकिन संजय स्टूडियो का मालिक था, इसलिए वो उस पर भरोसा करके बेझिझक उसके घर चली गई। आई एम सॉरी मीरा, तुम्हारा फोटोशूट इतने दिनों से रुका पड़ा है, लेकिन अब और नहीं, कल ही मैं एक नया फोटोग्राफर बुलवाकर तुम्हारा फोटोशूट करवाता हूँ। सुनकर मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, थैंक यू सो मच सर। सुनकर संजय अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर 2 गिलासों में ड्रिंक लेकर मीरा के पास आया। ये लो, तुम्हारे फोटोशूट की खुशी में। मीरा ने शराब को देखते ही इनकार करते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, आई डोंट ड्रिंक। सुनकर संजय मुस्कुराया और बोला, होने वाली सुपर मॉडल की मुंह से ये बात सुनना अच्छा नहीं लगता। सुनकर मीरा ने आगे कुछ नहीं बोला और फिर संजय मीरा की ड्रिंक चेंज करके ले आया। दिस इज सॉफ्ट ड्रिंक, हाँ, अब इसे मना नहीं करना। सुनकर मीरा मुस्कुराई और उसने सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास ले लिया। उसको पीने के कुछ ही मिनटों के बाद मीरा की पलकें भारी होने लगी और उसको नींद आने लगी। दरअसल उसकी ड्रिंक में संजय ने नींद की दवाई पहले से ही मिला रखी थी। इसका असली फोटोशूट तो अब होगा, कहकर संजय उसके करीब गया और मीरा के चेहरे को थामा। तभी अचानक मीरा की आंखें खुली, उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई और गुस्से में वो डरावनी नजर आने लगी थी। संजय डर के मारे उठकर दूर हट गया और बोला, ये तुमको क्या हो गया मीरा? मीरा! मीरा उठकर भयानक अंदाज में हंसने लगी और बोली, मीरा नहीं, अनुष्का। सुनकर संजय डर गया और वो उसका गला पकड़कर बोली, अनुष्का फिर से लौट आई है। मिस्टर और मिसेज रजनीश का आज सपना पूरा हुआ था। पुराना ही सही, मगर आज उन दोनों के पास अपना कहने को अपने घर की छत थी। मिस्टर रजनीश अपने दोनों बच्चों के साथ एक बड़े घर में शिफ्ट हुए थे। उसी मौके पर उन्होंने छोटी सी पार्टी रखी थी। सभी मेहमान पार्टी खत्म होने के बाद एक एक कर जा रहे थे, मगर मिस्टर सुब्रमण्यम कुछ देर उनके पास ऐसे ही खड़े रहे और फिर कुछ सोचते हुए बोले, रजनीश, तुम्हारा मकान बहुत अच्छा है, मगर ना जाने क्यों मुझे यहाँ की वाइब्स अच्छी नहीं आ रही है। कुछ तो है जो अनदेखा यहाँ आसपास है। तुम ज्योतिष लोगों की यही परेशानी होती है, अच्छे भले घर में भी तुम्हें परेशानी नजर आ रही है। यदि कुछ लग रहा है तो कुछ दिनों में वास्तु के हिसाब से ठीक कर लेंगे। अभी तो जो जैसा है वैसे ही ठीक है, जैसा तुम्हारा मन। मुझे कुछ खटका सा लगा इसलिए मैंने बोल दिया। अच्छा चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। कहते हुए मिस्टर सुब्रमण्यम जा ही रहे थे कि अचानक उनके ऊपर छत पर से झूमर गिर गया। मिस्टर सुब्रमण्यम बाल बाल बच गए। उन्होंने अपने गले में पड़े हुए ताबीज को हाथ में लिया, कुछ मंत्र पढ़े और उस ताबीज को अपनी आंखों से लगाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। पास में देखा तो ठीक उनके पास कांच के ढेर सारे टुकड़े पड़े हुए थे। उन्होंने आंखों के इशारे से मिस्टर रजनीश को अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए कहा। वो अपने घर निकल गए। सुब्रमण्यम के जाने के बाद रजनीश बार बार उसकी कही बातों को याद कर रहा था। ये झूमर तो उन्होंने कल ही अच्छे से सेट करवाया था, आज कैसे गिर गया उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। दिन भर की थकान के कारण रजनीश की पत्नी और बच्चों को तुरंत ही नींद आ गई, मगर रजनीश परेशान सा कुछ सोचता हुआ हॉल में टहल रहा था। तभी उसने देखा हॉल की विंडो बार बार खुद से बंद होकर खुल रही थी। रजनीश खिड़की के पास पहुंचा, वहां पर हवा का नामो निशान तक नहीं था। फिर खिड़की का पल्ला क्यों बार बार हिल रहा था। उसने कुछ पल सोचने के तुरंत बाद खिड़की बंद की और हॉल में रखे रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। आंखें बंद कर वो कुछ सोच ही रहा था कि घड़ी के कांटे अपने आप तेजी से घूमने लगे। आवाज से रजनीश का ध्यान घड़ी की ओर गया तो घड़ी के कांच में उसे एक साया नजर आया। रजनीश ने घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी उसे कमरे में किसी की चहलकदमी की आवाज आई, साथ ही किसी छोटे बच्चे की आवाज भी आ रही थी। वो उस आवाज की ओर धीरे धीरे जाने लगा। आवाज हॉल के पर्दे के पीछे से आ रही थी। उसने एक झटके से पर्दा हटाया तो वहां पर एक गुड़िया थी। गुड़िया रजनीश को देखकर तेजी से पलकें झपकाने लगी।
वह धीरे धीरे रजनीश की ओर बढ़ने लगी। उसे अपनी तरफ बढ़ते देख रजनीश की चीख निकल गई। वह डर कर पसीने पसीने हो गया। रजनीश की चीख सुनकर उसकी पत्नी मालती हॉल में आई। क्या हुआ रजनीश, क्यों चीख रहे हो? रजनीश बहुत डरा हुआ था। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने मालती को इशारे में वो डॉल बताई। क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो? वो गुड़िया खुद ही चल रही थी। इसके पास से आवाज भी आ रही थी। फेंको इसे घर से बाहर। रजनीश की बात सुनकर मालती जोर जोर से हंसने लगी। तुम भी ना रजनीश, लगता है सुब्रमण्यम भाई साहब की बातें तुम पर गहरा असर कर गई हैं। ये तो चाबी से चलने वाली गुड़िया है। आज ही मेरी बहन मनीष के लिए लाई थी। लगता है इसमें चाबी बाकी रह गई है, इसलिए चल रही होगी। वैसे तुम इतनी रात को हॉल में क्या कर रहे थे? सोना नहीं है क्या? कल सुबह वैसे भी बहुत सारा काम है, पूरा घर सेट करना है। चलो चलकर सो जाओ। कहते हुए मालती रजनीश का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे में ले जाने लगी। मगर रजनीश पलटकर उस गुड़िया को ही देख रहा था। वह गुड़िया भी उसे देखकर हंस रही थी। रजनीश जैसे ही कमरे में पहुंचा, वह गुड़िया बहुत ही भयानक तरीके से अपना रूप बदलने लगी। खूबसूरत सी दिखने वाली गुड़िया के सर पर से खून बह रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके बाल अजीब तरीके से बढ़कर पूरे घर में फैल गए थे। वह जोर जोर से हंस रही थी। अगली सुबह रजनीश और मालती घर में सोफे और पलंग वगैरह सेट कर रहे थे और उनके बच्चे उस गुड़िया से खेल रहे थे। अचानक वो गुड़िया खुद से उठी और चलने लग गई। रजनीश का बेटा उस गुड़िया के पीछे पीछे घर के एक अंधेरे कमरे में पहुंच गया। कमरे में पहुंचकर ही गुड़िया के हाव भाव शक्ल बदलने लगे। अपनी बड़ी बड़ी नाखूनों से उसने उसके सर की चमड़ी खींचकर निकाल दी। चमड़ी निकल जाने से उसके सर पर से खून बह रहा था। खून बहता देख गुड़िया की आंखों में चमक आ गई। अचानक हुए अपने ऊपर हमले से उस लड़के की चीख निकल गई। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग तुरंत भागते हुए उस कमरे में पहुंचे। वहां पर वो गुड़िया खामोश ही बैठी थी। मालती अपने बेटे के सर से बहते खून को साफ कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस अंधेरे कमरे में कैसे पहुंचा। ऊपर से उसे ये चोट कैसे लग गई। मगर रजनीश की निगाह उस गुड़िया पर थी। वो खामोश थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने उसे गौर से देखा तो उसके हाथों में खून लगा हुआ था। रजनीश ये समझ गया था कि जिस नकारात्मक शक्ति की बात सुब्रमण्यम कर रहा था वो इसी गुड़िया में है। रजनीश ने तुरंत उस गुड़िया को उठाकर अपने घर के बाहर फेंक दिया। उसके इस तरह नाराज होने का कारण उसकी पत्नी और बेटे दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। पापा, आपने उसे क्यों फेंक दिया? मुझे वो चाहिए। और नहीं तो क्या, कितनी प्यारी डॉल थी, आपने उसे इस तरह क्यों फेंक दिया? जा बेटू, उठा ला उसे। अपनी माँ की बात सुनकर बेटा उस डॉल को उठाने के लिए जाने ही वाला था कि रजनीश ने उसका हाथ पकड़ लिया। खबरदार, भूलकर भी उस गुड़िया को कोई घर में लेकर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह गुस्सा करने पर मालती अपने बेटे को दूसरी डॉल दिलाने का प्रॉमिस कर अपने काम में लग गई। उसी रात जब रजनीश और मालती अपने कमरे में सो रहे थे तो घर के हॉल में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। मालती और रजनीश दोनों की नींद खुल गई। दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देख रहे थे। इतनी रात में हॉल में से किसकी आवाज आ रही है? दोनों दबे पांव हॉल में जाने लगे। देखकर उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। उनका बेटा उसी गुड़िया के साथ खेल रहा था। इस तरह मुस्कुरा रहा था मानो उससे बातें कर रहा हो। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस गुड़िया के साथ नहीं खेलना है, फिर क्यों बाहर से उठा कर ले आए? क्या तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? कहते हुए रजनीश वो उठाकर फेंकने ही वाला था कि उसके बेटे ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटे की दोनों आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। मुंह से अजीब से गुर्राहट की आवाज आ रही थी। उसके हाथों की पकड़ उसके हाथों पर तेज हो गई। उसके हाथों से खून निकलने लगा। दर्द के कारण रजनीश के हाथों से वो गुड़िया छूट गई। रजनीश का बेटा वो गुड़िया अपने हाथ में उठाकर अपने कमरे के अंदर चला गया। दोनों पति पत्नी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। मालती की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रजनीश उसे सांत्वना दे रहा था, मगर खुद भी भीतर ही भीतर रो रहा था। तभी उसे सुब्रमण्यम की याद आई। उसने तुरंत सुब्रमण्यम को कॉल किया। सुब्रमण्यम भी किसी सोच में डूबा अपने घर में चहलकदमी कर रहा था। आधी रात को रजनीश का फोन देखकर सुब्रमण्यम ने फोन उठाया और रजनीश के बोलने के पहले ही बोल पड़ा। सब कुछ ठीक तो है रजनीश, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैं बस तुम्हें फोन करने वाला था, मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। सुब्रमण्यम, तुम सही थे। मेरे घर में कोई बुरी आत्मा है। अब उससे तुम ही मुझे छुटकारा दिला सकते हो। तुरंत यहाँ आ जाओ। रजनीश की बात सुनकर सुब्रमण्यम तुरंत अपने घर से निकलकर रजनीश के घर आ गया।
सुब्रमण्यम रजनीश के घर पहुंचा तो मालती और वो हॉल में बैठे थे। उनका बेटा दूसरे कमरे में उस गुड़िया के साथ खेल रहा था। उस बच्चे के चेहरे के हाव भाव कुछ अलग ही थे। जैसे ही सुब्रमण्यम उस बच्चे के पास पहुंचा, वो अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख लाल आंखों से सुब्रमण्यम को देख रहा था। सुब्रमण्यम ने उसे छुआ तो वो बहुत जोरों से चीख उठा, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, लौट जाओ, मत आना वरना सब मारे जाओगे। हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, जाओगे तो तुम इस घर को छोड़कर, समझे? छोड़ दो इस बच्चे का शरीर, वरना तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। लड़का अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख लाल आंखों से उसकी ओर देखते हुए गुस्से में बोला, तो मुझे कैद करेगा? तू तो क्या, कोई भी आ जाए, मुझे कोई भी कैद नहीं कर सकता। लड़के की बात सुन के सुब्रमण्यम ने एक रुद्राक्ष की माला भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए उसकी ओर बढ़ाया। उस रुद्राक्ष को देखकर वह लड़का डर के कारण पीछे हटने लगा। सुब्रमण्यम ने एक झटके से वो रुद्राक्ष की माला उसके गले में डाल दी। लड़का पहले तो बहुत तेज चीखा चिल्लाया, फिर तड़प कर बेहोश हो गया। मालती अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर लगातार रोई जा रही थी। भाभी आप परेशान ना हो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। रजनीश, इसे अपने कमरे में सुला कर आओ। रजनीश जैसे ही अपने बेटे को उठाने के लिए आगे बढ़ा, वो गुड़िया उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। उसके बिखरे हुए बाल, सर से आता हुआ खून उसे बहुत ही भयानक बना रहा था। कोई भी इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। मैं भी देखता हूँ किसकी हिम्मत है इसे रोक सके। कहते हुए सुब्रमण्यम ने अपने हाथ में गंगा जल लिया और तुरंत गुड़िया के ऊपर डाल दिया। गुड़िया गेट के पीछे हट गई। अब सुब्रमण्यम लगातार मंत्र उच्चारण कर रहा था और गंगा जल गुड़िया के ऊपर डाल रहा था। छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब तुम कहीं नहीं जाने वाली। हो सकता है यदि तुम्हें ऐसा छोड़ दिया तो तुम किसी और को परेशान करो, इसलिए अब तुम्हारी मुक्ति ही एकमात्र साधन है। लगातार मंत्र उच्चारण से वो गुड़िया कोने में बैठ गई थी। फिर सुब्रमण्यम ने उसके ऊपर कपूर डाला और थोड़ा सा घी और उस गुड़िया में आग लगा दी। गुड़िया धो धो कर जल रही थी और उसके अंदर से एक साया निकलकर अनंत में विलीन हो गया। रजनीश, अब कोई खतरा नहीं है, तुम लोग इस घर में आराम से रह सकते हो। थैंक यू सो मच सुब्रमण्यम। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें